So, hi everyone. Today we have with us three toppers of CAT 2025. Chandra Prakash, can you tell us about yourself? Okay, so myself Chandraprakash, and I am from Champawat district of Uttarakhand. So my profile is basically 96.6 in class 10, 94.4 in class 12th, and then 8.3 CGPA in my graduation. Then last year I gave the exam and I got uh, like 90 point something percentile. Then I don't have any job or like that, so I thought of preparing full time for the cat exam. Then this time I know my weakness, I know my points where I have to improve, so I worked on them, and this time I scored 99.97 overall with 99 plus sectionals in all three sections. Okay. Yeah, hi, I'm Srijan. I am from Ghaziabad, Uttar Pradesh. I've done my BTech from electrical engineering in IT Roorkee. I have around 15 months of work experience, and I gave CAT 2025. I scored 99.97 percentile, and I have above 99% in all three subjects. So good to be here. Yeah. Hi, I'm Rishikesh Bhattacharjee from New Delhi. I'm a graduate in information science and engineering, currently working with Bosch for 2.5 years. This was my first CAT attempt, and I was able to score a 99.58 percentile. And yep, looking forward to the session. Yeah. You told that तुम्हारे last year 90 percentile आए थे and इस साल आपके 99 plus percentile आए. So how was the switch? Like how did you prepare for the exam this year? What was the different from last year कि आपका इतना अच्छा percentile आया? लाइक मैं कंफर्टेबल था, मैं जो हमारा क्वांट वाला सेक्शन रहता है उसमें मैं काफ़ी कंफर्टेबल था, क्योंकि मतलब ऐसे कोई क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता कि हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है। जो सिलेबस है वो मतलब पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह और ये सब, उससे मैं कंफर्टेबल था। जो मेन स्विच जो था इस बार मेरा वो माइंडसेट को लेके था, और इसलिए मतलब मैं क्रैकू को भी वो करता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे जैसे मैंने मारुति सर के वीडियोस देखे थे, तो वो काफ़ी जैसे DILR से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ही ऐसे वो दे देते कि जैसे थोड़ा-सा भी टाइम है तुम्हारे पास, तो ऐसे मत करो कि रिलैक्स हो जाओ। यू हैव टू पुट एफर्ट्स इन दैट 2-3 मिनट्स, यू कैन स्कोर टू 3-2 क्वेश्चंस मोर, एंड वो मुझे हेल्पफुल लगा। मतलब मेरे को तो एक्चुअल एग्ज़ाम में भी वो हेल्प करा। सेम विद माय VARC लास्ट ईयर, आई वाज़ अटेम्प्टिंग ओवरऑल लाइक 14-15 क्वेश्चंस इन VARC, एंड मेन डे पे वो ऐसा हुआ कि लाइक मेरे सही कम हुए और गलत ज़्यादा हो गए उनमें से, और मैं बहुत पैनिक कर गया था उस दिन, मतलब लास्ट ही जब कैट दिया था, ऊपर से स्लॉट 3 था, तो थोड़ा वो भी हो गया था कि टाइम वगैरह का। इस बार मेरा ये था कि जैसे मैम के मैंने वीडियोज़ वगैरह देखे थे, तो मैम का वो था कि सीधे-सीधे कि अगर अच्छा स्कोर करना है तो कम अटेम्प्ट में मत जाना कभी भी। लाइक जो यूट्यूब वगैरह वीडियोज़ पे मैंने देखा, तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू अटेम्प्ट लाइक 24, ट्राई टू अटेम्प्ट 24। तो इस टाइम मैंने जो तो मैं जब सेक्शनल या मॉक्स भी दे रहा था, तो उसमें भी मेरा जो था 20-22 ऐसे अटेम्प्ट कर रहा था मैं रेगुलर, और 22 अटेम्प्ट करता था तो 16-15 ऐसे सही होते थे, 20 अटेम्प्ट करता था 14-15 ऐसे सही होते थे, तो एक्यूरेसी भी मतलब ऐसे रफली 70% में टच कर रहा था। और सेक्शनल मॉक में थोड़ा जैसे कम भी होता था, तो लेकिन मैं जब प्रीवियस ईयर के पेपर देता था, तो उसमें एक्यूरेसी बढ़िया होती थी। सेम विद DILR। तो मेरे को ये तो था कि हाँ, मतलब मुझे हो पा रहा है मेरे से, तो बस मुझे वही करना था। और इस बार मैंने जब VARC के लिए बैठा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। लाइक मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 16 उसमें से करेक्ट हुए मेरे। और सेम विद DILR की मेरे 2 सेट पहले बन चुके थे, थोड़ा-सा टाइम बचा था, मैंने कहा थोड़ा एफर्ट मारता हूँ, तो तीसरा सेट भी हो गया, एंड आई एम डन लाइक 13 अटेम्प्ट एंड ऑल आर करेक्ट। Nice. ये आपका first attempt है? ये मेरा second attempt. And so my first attempt was in 2023. Being an engineer, हमारे लिए VRC is always that section which proves to be a weakness. I scored 79% at that time in VRC, but my both the other sections were above 99.5. So that was something that I needed to work upon. So when I took all the coaching and test series in 2025, my major concern was to improve my performance in VRC, and that's something that you can always bank upon by reading. VRC is always, whenever you read, you have to read a lot of articles, a lot of, you can read newspapers, some kind of Eon essays and all. Because even in 2025, it proved that if you have that kind of a reading speed, only then you were able to do more questions and you were able to achieve
what Yeah. 70% of accuracy, and that's why I was able to score 99 above this time in VRC. And I'm happy about it. या ग्रेट। ऋषिकेश, आप अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे इतना हाई परसेंटेज स्कोर किया? तो क्योंकि मेरा ये पहला कैट अटेम्प्ट था, तो सबसे पहले मैंने अपने आप को गेज किया कि मेरा विदाउट प्रिपरेशन क्या स्टेटस है। अगर मैं बिना किसी तैयारी किए कैट का एग्ज़ाम देने बैठता हूँ तो मैं कहाँ खड़ा होता हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो मॉक दिया उसमें सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट नहीं था, परफॉर्मेंस वाज बिलो एक्सपेक्टेशंस। तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे वीकनेसेस कहाँ-कहाँ हैं, उनको मैंने, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट टाइम था, तो मैंने उनको फिर धीरे-धीरे उन पे काम करना शुरू किया। सेक्शन बाय सेक्शन अपने वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का कोशिश किया। ऑफ़ कोर्स इसमें क्रैको के मटेरियल्स ने भी काफ़ी हेल्प किया है, प्लस क्रैको के मॉक्स भी मोर और लेस एक्चुअल कैट पेपर के टाइप को मिमिक करते हैं, मैं बोलूँगा। तो उन्होंने भी मेरे परफॉर्मेंस में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। मेरे प्रिपरेशन में कंसिस्टेंटली क्रैको के मॉक्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो इट्स ऑल अबाउट एट द एंड ऑफ द डे कंसिस्टेंसी। आपको हैविंग अ 9 टू 5 जॉब, इट वाज़ नेवर ईज़ी, इट वाज़ नेवर गोइंग टू बी ईज़ी, बट आपको कभी ना कभी एक स्टैंड लेना है कि इफ़ आई हैव टू डू इट देन आई हैव टू। तो धीरे-धीरे मैंने अपने आप पर काम करना शुरू किया, टॉपिक्स पकड़ना, टॉपिक्स को देखना कि मेरे कैसे मैं इसको अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाता हूँ, फिर उस पे बिल्ड करना और कंसिस्टेंटली मॉक्स देते रहना, यही बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी रही है। एंड या ओके। सो आप लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया था, जब मॉक्स देते थे, तो आपके स्कोर्स क्या कैसे रहते थे? मतलब फ्लक्चुएट होते थे काफ़ी सारे? मेरा तो मतलब लोवेस्ट इस बार भी जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, उसमें भी मतलब मैं 31-32 मार्क्स देख चुका हूँ ऐसे मॉक्स में। पर ये था कि मैं जब जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर करता था ना, तो मेरे उसमें कॉन्फिडेंस था। तो मेरे को ये था कि हाँ, मैं इस लेवल के कर पा रहा हूँ। कई बार ऐसा हो जाता था कि मैं किसी वजह से या अपने कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से मैं परफ़ॉर्म नहीं कर पाता था मॉक में। तो मैं उसे ऐसे ट्राई करता था कि ना लूँ कि ऐसे कि इसकी वजह से मैं डाउन जाऊँ। फिर दूसरा थोड़ा टाइम लेके 4-5 दिन का टाइम लेके दूसरा मॉक देता था, तो वो ऊपर आ जाता था ग्राफ। ख़ासकर एलआरडीआई में मेरे कभी भी मतलब ऐसे जब मॉक में देता था मैं, तो एलआरडीआई के मेरे कभी भी सेट ऐसे सॉल्व नहीं होते थे। लाइक मैं 2 सेट मुश्किल से सॉल्व कर पाता था, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता था मेरे से। बट वो था कि हाँ, जब मेरा मॉक खत्म हो जाता था, जब मैं मॉक खत्म होने के बाद मॉक एनालिसिस के टाइम पे सॉल्व करता था, तो मैं ईज़िली सॉल्व कर पाता था। तो ऐसा नहीं था कि मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है या मेरा दिमाग काम नहीं कर पा रहा है उसको लेके। काम कर पा रहा है, लेकिन वो उस सिचुएशन में नहीं कर पा रहा है। तो हाँ, वो सब प्रैक्टिस करा और जिस दिन ज़रूरत थी उस दिन परफ़ॉर्म कर लिया। ओके। सो बट मोटिवेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब जब आप इतना लो स्कोर करते हो, फिर आपको मतलब कॉन्फिडेंस लाना होता है फिर से आपको ट्राई करना होता है कि मैं नेक्स्ट मॉक में करूँगा। तो सृजन, आप बताएँगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, आप जब मॉक्स देते थे और कैसे क्रैक्यू के मॉक्स आपके लिए हेल्पफुल रहे? आप बताएँगे? As he said, that या vacuum marks are actually very similar to the actual paper that comes in your 2025 card. So what happened, what I would say in this regard is, you need to keep that motivation up. My scores also used to range from 80 to 110, 120, average being around 90 or 100. And whenever it is somewhere on the lower standards, you need to recognize that this is not your actual performance. There are some things that you have to work on. You'll do it. You can do much better than what this paper has given to you. And yeah, just see your weaknesses, practice that, improve that, give your next paper, and that's how I've done this paper. या इट्स रियली गुड। एंड चंद्र प्रकाश, आप बताएँगे कि जैसे आपने क्रैक्यू के मॉक्स दिए, तो आप एनालिसिस कैसे करते थे? लाइक जब मेरा एक मॉक हो जाता था, तो सबसे पहले तो मैं, क्योंकि उसमें फैकल्टी अटेम्प्ट रहता है, तो मैं पहले ये चेक करता था कि जो सर और मैम ने अटेम्प्ट करा है, वो मतलब क्या कितना अटेम्प्ट करा है, और क्योंकि उससे पता चलता था कि लेवल क्या है या फिर ये क्या है, ये सब देखने के लिए। और उसके बाद मेरा ये रहता था कि वीएआरसी में मैं कभी भी ऐसे हर एक आंसर को देखने की कोशिश नहीं करता था। मैं मतलब जो मेरा अपना जो पर्सनल अप्रोच था, वो ये था कि अगर मैंने जब रीडिंग करी है, उस टाइम पे ही मैं अच्छे से समझ पाया हूँ उसे, तो बहुत रेयर चांसेस होंगे कि मैं क्वेश्चन गलत करूँ। अगर मैं पढ़ते टाइम ही गलत कर गया, तो फिर बहुत ही रेयर चांस है। उसके बाद मेरे को ऐसा लगता था कि देखने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर कोई और समझा रहा है, और कोई टेस्ट के टाइम पे आपको वो चीज़ समझाएगा नहीं, वो आपको डेवलप करना है। तो मैं उसी चीज़ पे फ़ोकस करता था कि मैं जब जिस टाइम 40 मिनट्स हैं वीआरसी के, उस टाइम पे मेरा कंसंट्रेशन पूरा का पूरा रहना चाहिए वहाँ पे। और
DILR में तो वही कि मैं दोबारा से उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता था और मैक्सिमम टाइम मेरे सॉल्व हो जाते थे। कभी जैसे कोई सेट है जो ऐसा आ गया कि नहीं हो पा रहा तो उसका सॉल्यूशन देखता था, फिर उसके बाद आगे बढ़ता था। क्वांट में जो अटेम्प्ट करे थे वो ठीक है, उनमें से कौन गलत हुआ, सिली मिस्टेक्स लाइक कैलकुलेशन में कहीं पे गलती हो गई, एक आधा मतलब लाइक सिली मिस्टेक लाइक 3 5 ज़ार 15 की जगह कुछ और लिख दिया मैंने, इस टाइप की मिस्टेक हो जाती थी, तो वो सब इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। ओके। ऋषिकेश, आप कैसे मॉक्स अटेम्प्ट करते थे और आपके क्या लोवेस्ट मॉक पर स्कोर्स रहे और कितना आपने स्कोर करते थे जनरली? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि नॉट एवरी डे कैन बी द सेम, नॉट एवरी डे इज़ द सेम, एंड नॉट एवरी डे कैन यू हैव द सेम टेम्परामेंट टू व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्ज़ाम. You try to give your best, but yes, there will certainly be ups and downs. So मेरे भी ups and downs रहे हैं मॉक्स में. It's not been the same performance at par. Lowest around 45ish मेरा dip हुआ है score, और maximum around the exact that I got, the raw score that I got in the actual CAT paper around 90 गया है. बट उसमें यही हमको ध्यान में रखना होता है कि मॉक एक बार दे दिया, उसमें क्या हुआ वो तो हो गया 2 घंटों में, बट या फिर सेक्शनल है तो सेक्शनल, बट उसके बाद हर एक क्वेश्चन को देखना कि सबसे पहले आपने सही क्वेश्चन सिलेक्ट किया या नहीं, बिकॉज़ इट्स नॉट अ मैटर ऑफ सॉल्विंग 100% ऑफ द पेपर, बट पिकिंग द राइट वन्स एंड सॉल्विंग इट विदिन द एलोकेटेड टाइम. तो उसमें सबसे पहले आपको एनालिसिस में देखना पड़ता है कि आपने सही क्वेश्चन पिक किए कि नहीं. अगर पिक किए तो उसमें गलतियाँ हुई कि नहीं, अगर गलतियाँ हुई तो किस टाइप की गलतियाँ हुई. अगर वो सिली मिस्टेक्स है तो दैट मीन्स देयर इज़ अ लैक ऑफ कंसंट्रेशन. सो दैट इज़ समथिंग दैट कैन ओनली बी गेन थ्रू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. सो मेन मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि मॉक दिया, उसमें देखा कि कौन से क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट जो नहीं किए कर सकता था, इजी वाले अटेम्प्ट किए. LRDI में जैसे सेट पिक करना रहता है, बिकॉज दे आर a bunch of questions based on a single puzzle. If you manage to solve the puzzle, then 4 to 5 questions are solved. So you got to ensure that you pick the right set. That itself consumes a significant amount of time, which you should always try to minimize, but at the same time you should also ensure that you pick the right ones. When it comes to VARC, it was a matter of choosing the order in which to solve the questions, because I always used to attempt at least 20 questions in every mock that I took. I also did that the same in the actual CAT paper, and analyze what went wrong, in the sense, since it is not very objective, it is somewhat to a certain degree subjective, so you need to be as close as possible, so you need to follow the process of elimination and all that. And yeah, when it comes to quants, you should be very clear about your strengths and weaknesses, and you should always ensure that you select your questions based on your strengths, and you make sure you get a 100% accuracy on it. ओके। कैट एग्ज़ाम देने के बाद लगा था कि मतलब डाउट था क्या 1% भी कि भाई मेरा पेपर कैसा गया, और यू आर 100% श्योर कि बहुत अच्छा गया पेपर? I don't think so that you can be 100% sure of what you have done in your actual paper. Obviously, you can have some kind of inclination when it comes to quants and DILR, but VRC is totally unpredictable. What the author is trying to say and how much have you interpreted that. That's why whenever I feel, I'll say about myself, I gave the paper, I was not at all sure, and I was actually, my heart was thumping when they told that the answer key would be provided the next day. And as soon as I opened the answer key, I just logged in that link and I got the score, and that made me like, that was the happiest moment I would Yeah. believe in a short while. ओके। चंद्र प्रकाश, कैन यू टेल अस कि मतलब जैसे ही आपने 99.97, तो आपका स्कोर आया 115, राइट? सो कभी मॉक्स में आपके 100 प्लस कितनी बार स्कोर किया था आपने? मॉक्स मतलब एक्चुअल जो मॉक्स होते हैं उनमें तो मैंने नहीं किया था, लाइक 96 95 ऐसे करके कुछ हाईएस्ट गए होंगे मेरे. बट कैट 2024 के जो एक्चुअल पेपर थे वो मैंने क्योंकि एक स्लॉट तो मैंने पिछली बार दिया हुआ था स्लॉट 3 का, उसके अलावा जो 2 स्लॉट थे मेरे वो मतलब ऐसे मैंने शुरू से ही टच नहीं किए थे कि मैं एज अ मॉक देना चाहता हूँ करके ने. तो उनमें मेरे 114 और 119 आए थे, और ये मैंने पहले से रखे हुए थे कि मैं लास्ट टाइम पे दूंगा इन्हें करके. अब वो उल्टा भी पड़ सकता था कि मैं उनमें गंदा परफॉर्म करता तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस और गिर जाता, बट मैंने उन्हें लास्ट टाइम पे दिया, तो एक में मेरे 114 थे और एक में 119 थे. तो अब मेरा ऐसा था कि इनमें मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं तो अच्छे मार्क्स ही आएंगे. अब जिस दिन मैं पेपर देने भी गया कैट का, तो मुझे वो था कि हाँ मैंने मतलब कर सकता हूँ करके. मैंने VARC दिया, और
मतलब बहुत मतलब ऐसे स्मूथ गया मेरा, उतना शायद मॉक्स में भी स्मूथ नहीं जाता था। तो मैंने वो दिया, मैं तो एकदम खुश था। तो फिर उसके बाद मैंने डीआईएलआर में देखा, मेरा वो था कि 2 तो करने ही करने हैं 2 सेट, और उसके बाद पॉसिबल हो पाया तो तीसरा सेट भी अटेम्प्ट करूँगा करके। तो मैंने 2 सेट कंप्लीट कर लिए थे। देन टाइम बचा था तो मैंने तीसरे सेट को ट्राई करा, और थोड़ा मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत आई क्योंकि उसमें कुछ सेट वो इक्वेशंस वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। वो मैंने करा और लास्ट में मतलब सॉल्व हो गया था, तो 3 सेट वहाँ कंप्लीट हुए मेरे। और अ, हाँ, बस मतलब जब मैं वहाँ से बाहर निकला था ना पेपर देके, तो मैंने जब और लोगों से बात करी थी, या फिर यूट्यूब वगैरह में भी जो एनालिसिस वगैरह आते हैं, तो सबका यही कहना था कि टफ है पेपर, टफ है पेपर। बट मेरे लिए वो पर्सनली स्मूथ गया था, पता है मतलब। काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली, इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली कि बहुत स्मूथ गया पेपर। हाँ, पता नहीं किस रीज़न से, बट वो बहुत स्मूथ गया। अब मुझे ये डाउट हो रहा था कि मैंने गलत इंटरप्रेट तो नहीं कर लिया करके कहीं। जैसे वीआरसी भी लोग कह रहे थे कि लेंथी ऑप्शंस है, बट मेरे को क्लियरली दिख रहे थे वहाँ पे ऑप्शन जब मैं सेलेक्ट कर रहा था। फिर मेरा डाउट इस वजह से आया कि सब कह रहे हैं कि ये है, और मैं कहीं किसी और ज़ोन में जाके कुछ और अटेम्प्ट करके आ गया। इसमें स्पेशली होता है जब आप व्हेन यू आर सेलेक्टिंग एनी ऑप्शन, यू आर नॉट श्योर, और हो सकता है कि गलत भी हो सकता है, सही हो। वो एक बार एक्चुअल रिस्पॉन्स शीट आती है तो पता चलता है कि भाई कितना स्कोर आ रहा है। मोस्ट पीपल हैज़ दैट फेयर, और एलआरडी और क्वांट तो सबके लिए पता होता है या तो अच्छा गया या बुरा गया, राइट? VRC is the only section that is somewhat subjective. या सो कितने एलआरडीएस सेट सोल्व किए थे आपने एग्जाम से पहले? I can tell you that I solved it at least 100. एटलीस्ट 100। व्हाट अबाउट यू सृजन? 300 to 400. 300 to 400 सेट्स। सेम लाइक मैंने तो पिछले पिछले अटेम्प्ट को भी मिला था, तो लाइक 400 वो ज़्यादा ही करे होंगे, 600 प्लस ऐसे। What do you think कि how many mocks should a student who is preparing now for the CAT exam should at least give? It's a subjective matter on the number, but I would say that if you want a very concrete foundation on how actual CAT paper is, at least 30 to 40 mock papers you should be solving before the CAT paper. Okay. When did you start taking the mocks? I started in June. I had CrackView as well. I had IMS as well. So that obviously gave me a good number of mocks to attempt. And obviously, as I said, doing as many papers as you can also means that you're doing as many quant questions, as many VRC reading comprehensions, and as many DILR sets, which can be very helpful to you. Okay. So चंद्र प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि आप साइंस बैकग्राउंड से, राइट? आपने बीएससी किया हुआ है, तो आपके लिए मैथ्स तो क्वांट तो इजी रहा होगा। आपने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कहाँ किया, कौन से सेक्शन में किया? वीआरसी में लास्ट टाइम मेरी 74 पॉइंट कुछ परसेंटाइल थी वीआरसी में। ओके, सो इस साल आपने वीआरसी में स्पेशल क्या किया जिससे आपका स्कोर इतना जंप हुआ? रीडिंग बहुत ज़्यादा, लास्ट टाइम थोड़ा सा अंडर वो कर दिया था मैंने कि नहीं हो, मतलब अगर सीधे आरसी भी सॉल्व करूँ तो हो जाएगा, बट वो अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाई। और खासकर जब एग्ज़ाम देने बैठो तो प्रेशर कुछ ज़्यादा होता है, वहाँ पे पैनिक ना करो, उसके लिए प्रैक्टिस इतनी चाहिए कि प्रेशर में भी परफॉर्म कर पाओ। तो उसके लिए मतलब डेली मैं 1 घंटे से ज़्यादा रीडिंग कर रहा था डेली, क्योंकि मैं जैसे कि जॉब वॉब में तो था नहीं मैं कोई, तो मेरे पास टाइम था, तो मैं 1 घंटे से ज़्यादा रीडिंग कर रहा था डेली, और उसी की वजह से लॉजिक बैठ रहा था। और मैं लिखने का ट्राई करता था, जब स्टार्टिंग में लिखता था तो एक-एक पेज की समरी बन जाती थी मेरी किसी किसी आर्टिकल को पढ़ने के बाद। बट लास्ट तक मेरा ये हो गया था कि अब मैं 4-5 लाइन में पूरा आर्टिकल बता सकता हूँ इन द सेंस कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा, पर ऑथर उस टॉपिक के बारे में पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है या इस टाइप का जो भी रहता है, और वो चीज़ मेरे हिसाब से ज़्यादा हेल्प करती है कि अगर आपको पता चल गया कि ऑथर इसके बारे में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो अब आप जब ऑप्शंस देखने लगोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि क्योंकि आपको ऑथर के बारे में पता चल गया है कि अब ऑथर कैसे सोच रहा है, तो वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करना ईज़ी हो जाता है। ऋषिकेश, जैसे क्रैक्यू के मॉक्स में एनालिसिस पार्ट रहता है, तो आप एनालिसिस करते थे रेगुलरली? अपने मॉक्स को, स्कोर को कैसे एनालिसिस करते थे? जी, बिल्कुल, एनालिसिस तो बिल्कुल फंडामेंटल पार्ट है आपके कैट प्रिपरेशन में। अगर आपने मॉक्स दिए और एनालाइज़ नहीं किए, देन यू आर बेटर ऑफ विदाउट गिविंग अ मॉक। सो मॉक्स तो आपको देने हैं, मॉक्स के साथ-साथ आपको एनालाइज़ आपका मॉक अटेम्प्ट भी करना है, क्योंकि एनालिसिस आप करेंगे तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मॉक में या फिर नेक्स्ट आपका अगर एक्चुअल कैट पेपर देने जा रहे हैं, तो उसमें आप तभी एटलीस्ट इक्वल या फिर बेटर परफॉर्म कर पाएँगे। तो एनालिसिस के लिए सबसे पहला स्ट्रैटेजी ये है कि आपको सबसे पहले देखने हैं कि आप कौन से क्वेश्चंस कर सकते थे जो कि आपने छोड़ दिए। Either it may be level, you assume the level of difficulty was more, or there was a time constraint. It can be many other reasons. At least in my case, it was either of the two. Mostly I was lacking time
So I had to work a lot on my time management because during the analysis I realized that there were a lot of questions which I could solve after after the mock got over, but I was simply unable to even read the question because I was out of time. So you need to figure out where are you lacking in, what are your weaknesses, what are your strengths. You need to ensure you build on your strengths so that you can capitalize on them on the actual D-Day. And you also need to be very selective when it comes to picking questions, because as I mentioned earlier, not 100% of the people is solvable within the stipulated time. Srijan, you were also working, right? Or- Yes. So how were you able to manage work as well as the preparation? So you have to make some sacrifices in terms of your leisure life. You have to give up on, let's say, Instagram and all these things, or watching movies. You have a job, at least 8 to 9 hours. You have to do that. You're going into the morning. So I was a night person. I used to come back from my job, and I used to take a mock. Then, if I have the analysis available at that time, I used to analyze at the same time. Then sleep maybe around 2 or 3, and then wake up again in the morning and repeat that. And on weekends, I can thoroughly see what I did in the previous week and make sure to do some kind of changes. So that proved to be very beneficial in terms of my preparation with having the job in my hand. And in your free time, imagine you're eating something, you can read an article. You're just walking, you can listen to a podcast to improve your reading skill or your listening skill, and that can help you a lot. Thank you for joining us. All the best.